हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। एंड इसमें हम लोग क्या करते हैं, डेली मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। अब कहाँ पे करते हैं? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग इन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जिसके बाद उनका डिस्कशन होता है नाइट में। एंड जहाँ तक संडे की बात है, तो संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो, जो ऐसे आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो इनको पीयर इवेल्युएशन के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। कहाँ पे आपको सबमिट करना है? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन। ठीक है, तो इस चैनल पे आप अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं पीयर इवेल्युएशन के लिए, और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए, आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। एंड ये दोनों क्वेश्चन GS4 एथिक्स से बिलोंग करते हैं। एक क्वेश्चन 10 मार्कर है और दूसरा केस स्टडी है, और इसी तरह का पैटर्न यूपीएससी भी फॉलो करती है। ठीक है, तो 1 बाय 1 दोनों क्वेश्चन को देख लेंगे, उनको डिस्कस कर लेंगे। अगर इस दौरान आपका कोई डाउट होता है, कोई इश्यू होता है, तो आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में लिख दो। मैं डेफिनेटली उसको रिजॉल्व करूँगा, उसका रिप्लाई करूँगा। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमेशा की तरह एक लर्नर की आंसर शीट डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि जो बाकी के लर्नर्स हैं वो किस तरह से अप्रोच करते हैं। काफ़ी कुछ आपको वहाँ से सीखने को मिल सकता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे इस सेशन की। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एक 10 मार्कर है, 150 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आपको एक कोटेशन दिया हुआ है, एंड ब्रिंग आउट व्हाट दे मीन टू यू इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि एथिक्स में आपको एग्जाम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा देने होते हैं, उससे आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, तो देखिए जो आप एग्जाम्पल दोगे ना, वो हाल फिलहाल के ही होने चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देने हैं। क्वेश्चन क्या है, कोटेशन क्या है, देयर इज ए हायर कोर्ट देन कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, एक कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है जो हमारी जुडिशरी है, तो उससे भी ऊपर कोई एक कोर्ट है, और उस कोर्ट का क्या नाम है, कोर्ट ऑफ कॉन्साइंस, मीन्स आपका विवेक। ठीक है, इट सुपरसीड्स ऑल अदर कोर्ट्स। ये जो कोर्ट है, कोर्ट ऑफ कॉन्साइंस, ये बाकी सभी जो कोर्ट्स हैं इनसे ऊपर है। ठीक है, तो ये कोटेशन है, और इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, मतलब हाल फिलहाल में इसका क्या मीनिंग बनता है वो आपको बताना होगा। देखिए, ये जो कोटेशन है ना, ये किसका है, ये महात्मा गांधी का है। अगर आपको पता है तो आप इसी से शुरुआत कर दो, ताकि जो एग्जामिनर है उसको ये पता चल जाए कि हाँ भाई, आपको पता है कि ये कोटेशन किसका है। और अगर नहीं भी पता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप एक्सप्लेन कर दो, इसके एग्जाम्पल्स वगैरह आपको देने होंगे। अब देखिए, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि एक तरफ तो हमारी जुडिशरी होती है, ठीक है, और एक तरफ एक कॉन्साइंस है। ठीक है, तो ये इसको सुपरसीड करता है, मीन्स इसका जो स्कोप है ना, वो इससे ज़्यादा होता है। सिंपल सी बात ये है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। एंड देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो 10 मार्कर है, इसमें आपको ब्रीफ में लिखना होगा। और दूसरी बात ना, हमेशा अच्छे से एनालिसिस करो, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों ही डायमेंशन आनी चाहिए। ठीक है, जनरली क्या होता है कि हम केवल एक ही डायमेंशन लिखते हैं जो हमको सामने दिखाई देती है, लेकिन थोड़ा और सोचिए, आपको निगेटिव डायमेंशन भी मिलेगी, और वो भी आपको यहाँ पे बताना चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो देखिए, क्या इसके डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना होगा, और देखिए क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा गया है, कॉन्साइंस के ऊपर। तो इसी को आप डिफाइन कर दो कि कॉन्साइंस क्या होती है, किस तरह से ये वर्क करती है। ठीक है, किस तरह से ये जो कोर्ट ऑफ कॉन्साइंस है, ये किस तरह से वर्क करता है, ये आपको यहाँ पे बताना होगा। फिर कहा गया है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस को सुपरसीड करती है, तो इसका मतलब क्या है कि जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें कुछ इश्यूज होंगे,
तो वो आपको बताने होंगे, ठीक है। और किस तरह से जो कोर्ट ऑफ कॉन्साइंस है उन गैप्स को, उन इश्यूज को रिजोल्व करता है, ये आपको बताने होंगे। तो ये थर्ड पार्ट हो जाएगा। एंड सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। समझ पा रहे हैं? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। पूछा क्या गया है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसमें कुछ इश्यूज हैं, ठीक है, और जो कोर्ट ऑफ कंसाइंस है वो सबसे बड़ा कोर्ट है, ठीक है। तो आपको बताना होगा कि भाई किस तरह से उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से वो गैप्स को फिल करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन की डिमांड। अब देखो, इस क्वेश्चन को अच्छे से एड्रेस करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कॉन्साइंस क्या होता है। देखिए, विवेक, इसका मतलब क्या है कि जब आप अपनी मॉरल वैल्यूज़ के बेसिस पे राइट या रॉन्ग का डिसीजन लेते हो, ठीक है, डिसीजन लेते हो, ये कोई फीलिंग या इमोशन नहीं है कि आप भावनाओं में बह गए, नहीं, आप डिसाइड कर रहे हो, लेकिन किसके बेसिस पे? जो आपकी वैल्यूज हैं उसके बेसिस पे आप सही या फिर गलत का निर्णय ले रहे हो, आप डिसाइड कर रहे हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप एसपी हो, ठीक है। अब होता क्या है कि जिस एरिया में आप रहते हो, मान लो आप सुबह वॉक पे निकले, वहाँ पे एक मेडिकल शॉप है, मेडिकल शॉप पे क्या हो रहा है, एक छोटा बच्चा है 8 से 10 साल का, ठीक है, वो यहाँ से कुछ मेडिसिन चुरा के भाग जाता है, ठीक है। लोग पकड़ते हैं और आपके हवाले कर देते हैं, आप वहीं पे वॉक वगैरह कर रहे हो, ठीक है, थोड़ी बहुत पिटाई भी हो जाती है उसकी। अब देखिए, चोरी करना तो पनिशेबल ऑफेंस है। आप एसपी हो, उससे बात करते हो लड़के से, वो बताता है कि मैं काफ़ी गरीब हूँ, मेरे जो पेरेंट्स हैं उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, पैसे वैसे हैं नहीं मेरे पास। तो आप क्या करते हो, उल्टा उसकी हेल्प कर देते हो, उसको कुछ पैसे वगैरह दे देते हो, उसको छोड़ देते हो, ठीक है। तो देखो, जो लॉ है ना, लॉ तो क्या बोलता है कि भाई आप उसको पनिश करो, जबकि आपने क्या किया, आपने आपकी जो वैल्यूज हैं उसके बेसिस पे आपने राइट और रॉन्ग को डिसाइड किया कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। और वहाँ पे आपको पता चला कि भाई ये जो लड़का है जिसने चोरी की है, तो इसका कारण दूसरा है, तो हमें तो इसकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्साइंस। तो इसीलिए कहते हैं कि जो कॉन्साइंस है ना, उसका स्कोप लॉ से ज़्यादा होता है। अब देखिए, जो कॉन्साइंस है ना, वो क्या करता है, लॉ को सिचुएशन के बेसिस पे इंटरप्रेट करने में मदद करता है। समझ पा रहे हैं? मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, सिचुएशन थी, उसके बेसिस पे आपने लॉ को इंटरप्रेट किया और फिर आपने डिसाइड किया, ठीक है। तो इसलिए जो कॉन्साइंस है इसका स्कोप ज़्यादा होता है। तो ये बेसिक बैकग्राउंड है जो आपको पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन की डिमांड को देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना होगा, तो सबसे पहले आप कॉन्साइंस की डेफिनेशन लिख दो कि भाई ये होता क्या है, इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग बेस्ड ऑन योर मॉरल वैल्यूज। अब देखो, मैंने कहा था आपको कि भाई निगेटिव भी सोचना, तो राइट या फिर रॉन्ग किसके बेसिस पे हो रहा है, आपकी खुद की वैल्यूज के ऊपर। अब देखो, एक चोर जो चोरी कर रहा है या एक बंदा जो किसी का मर्डर कर रहा है, तो हो सकता है कि उसके हिसाब से तो वो सही काम कर रहा हो, उसकी वैल्यूज इस तरह की हो कि यार चोरी करना तो अच्छी बात है, तब क्या ये चीज़ सही रहेगी? तो इस पे आपको सोचना होगा और ये चीज़ भी आनी चाहिए आपके आंसर में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 10 मार्कर एनालिसिस करो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायमेंशन आपको देखनी होगी, ठीक है। इससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, कॉन्साइंस, ठीक है। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो, अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो, मान लो कि आपने क्या किया, अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट कर दी, तो इससे क्या होगा ना, हो सकता है उस टाइम पे तो आपने कर दी, लेकिन बाद में आपको गिल्ट फील होगी, आपको गिल्ट फील होगी, क्योंकि ये आपकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग नहीं है। आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कम हो जाएगी, ठीक है, आप रात में सो नहीं पाओगे। तो इस तरह से जो आपकी कॉन्साइंस है, जो विवेक है, वो काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो, आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, आपने ये बता दिया कि भाई कंसाइंस किस तरह से काम करता है। अब उसमें यह कहा गया है कि जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उससे ऊपर ये कोर्ट है, तो थोड़ा सा आपको कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बताना होगा। देखिए, कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो आपकी जुडिशरी वहां पे क्या होगा, जो जज होगा वो दोनों पार्टीज को सुनेगा कि भाई पहले तुम बोलो, मान लो दो पार्टी हैं ए और बी, ठीक है, तो पहले ए को सुनेगा, फिर बी को सुनेगा, फिर एविडेंस वगैरह देखेगा, जो वहाँ पे गवाह वगैरह होंगे, विटनेस होंगे, उनकी बात सुनेगा। उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा, जो भी लॉ वगैरह होगा। अब देखिए, कोर्ट ऑफ कंसाइंस में क्या होगा, क्योंकि आप खुद से तो झूठ बोल सकते नहीं हो,
तो अगर बी ने गलत काम किया है तो उसको तो पता है ना कि वो गिल्टी है, तो बात वहीं ख़त्म हो गई। जबकि कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या होगा, काफ़ी सारे लूप होल्स भी होते हैं, जो पावरफुल पर्सन होते हैं हो सकता है वो उसका फ़ायदा उठा लें। आप देखिए ना कि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जो पावरफुल लोग हैं उनकी बेल हियरिंग काफ़ी जल्दी हो जाती है, जो गरीब हैं उनको काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो जो पावरफुल लोग हैं वो मिसयूज़ तो कर ही सकते हैं ना, तो इसलिए कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्सटर्नल होता है, वो पोस्टमार्टम करता है, ठीक है। जब तक आपने कोई ऑफेंस नहीं किया है, जब तक आपने कोई गलत काम नहीं किया है, कोर्ट ऑफ जस्टिस कुछ नहीं करेगा। लेकिन कोर्ट ऑफ कॉन्साइंस में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे क्या हुआ, अगर आपने केवल सोच लिया कि यार क्या मैं चोरी कर लूँ क्या, इसका मतलब ये कि आप एथिकली आप गलत काम कर रहे हो। जबकि केवल सोचने के लिए आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जब आप चोरी करोगे तब आपको वहाँ पे सज़ा मिलेगी। समझ पा रहे हो ना? तो इसलिए आप इमानुएल कांट का ये यहाँ पे कोटेशन है वो यूज़ कर सकते हो। इन लॉ अ मैन इज गिल्टी व्हेन ही वॉयलेट्स द राइट्स ऑफ अदर्स, मतलब जब आप चोरी कर रहे हो। इन एथिक्स ही इज गिल्टी इफ ही ओनली थिंक्स ऑफ डूइंग सो, ठीक है। चोरी कर लूँ क्या तो आप गिल्टी हो, ठीक है। इसीलिए जो कोर्ट ऑफ कॉन्साइंस है इसका स्कोप जो है ज़्यादा होता है। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया कि क्या कंस्ट्रेंट होते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस में, पूरा प्रोसीजर होगा, ठीक है। एविडेंस वगैरह देखे जाएंगे, हो सकता है लूप होल्स का फ़ायदा उठा लिया जाए, ठीक है। तो जो पावरफुल पर्सन है हो सकता है वो बरी हो जाए, ठीक है। लेकिन कोर्ट ऑफ कॉन्साइंस में ऐसा नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात देखिए, कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या होता है कि आपको पनिशमेंट तो मिल जाएगी, लेकिन वो केवल फिजिकल पनिशमेंट होगी, भाई 10 साल आपको जेल में रहना है। लेकिन जब उसके बाद आप आओगे तब इस बात की क्या गारंटी है आप क्या फिर से क्राइम नहीं करोगे? तो कोई गारंटी नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं कोर्ट ऑफ कॉन्साइंस की, तो वहां पे क्या होगा, जो आपका बिहेवियर है भले ही वो साइकोलॉजिकल हो, ठीक है, उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इम्पैक्ट उसका ज़्यादा होता है, इसलिए जो कोर्ट ऑफ कॉन्साइंस है वो बड़ा होता है। और क्या लिख सकते हो, देखिए सेंस ऑफ ड्यूटी, कॉन्साइंस एज ए सोर्स एक्ट करता है, सेंस ऑफ ड्यूटी प्रमोट करता है। देखिए अभी कोविड के टाइम पे इतने हेल्थ वर्कर्स थे, इन सबको डर था कि यार हम कोविड में अपनी सर्विस तो दे रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि हमें कोविड हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी ड्यूटी की, क्योंकि जो उनका विवेक है, जो उनकी वैल्यूज है, वो उसको प्रमोट कर रही थी, सेंस ऑफ ड्यूटी को प्रमोट कर रही थी, ठीक है। इसको लिख सकते हो। और एक एग्जाम्पल और दे सकते हो, जो हमने कंस्टेंट की बात की थी ना कि जुडिशरी वाला कंस्टेंट। देखो अभी दिल्ली में दंगे हुए और ऐसे एलिगेशंस हैं कि वास्तव में जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है, उनके ऊपर तो केस वगैरह चल ही नहीं रहा है। तो ऐसे एलिगेशंस हैं, न्यूज़ में आता रहता है। तो इस तरह से जो पावरफुल लोग हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल है कि जैसे कॉन्साइंस में क्या होता है ना, इट हेल्प्स इन सॉल्विंग इश्यूज लाइक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखो मान लो कोई जज है, अगर मान लो उसके सामने कोई ऐसा केस है जिसमें उसका इंटरेस्ट है, या पहले कभी उसने कोई डिसीजन दिया था, तो वो अपने आप को रिक्यूज कर सकता है, ठीक है। तो करप्शन हो गया, नेपोटिज्म हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह हो गया, तो इस तरह के जो इश्यूज हैं इनको सोल्व कर सकते हैं। आज देख लो डाउरी वगैरह ये सब चीज़ें हैं, तो इनको आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कंसाइंस ऑल्सो हेल्प्स इन सॉल्विंग इश्यूज। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा और क्या लिखोगे आप, देखिए जब लॉ साइलेंट है, ठीक है, या मान लो लॉ है ही नहीं, तब कॉन्साइंस की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। समझ पाओगे ना, क्योंकि आप अपनी वैल्यूज़ के बेसिस पर डिसाइड कर रहे हो। सिमिलरली एक और एग्जांपल है कि जब लॉ आउटडेटेड है, ठीक है, काफ़ी पुराना हो गया है, तब आपके कॉन्साइंस आपको क्या बोलती है कि आवाज़ उठाइए, इसको चेंज करो, इसको रिपील करो, इसको अमेंड करो। तो वहाँ पर भी कॉन्साइंस का रोल काफ़ी अहम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो कॉन्साइंस होती है ना, ये लॉ को हमेशा सप्लीमेंट करती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ना आपको कंक्लूड करना होगा। तो देखिए हमने एक डायमेंशन तो बता दी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि देखिए कॉन्साइंस की बात हो रही है, लेकिन अगर आपका वैल्यू सिस्टम ही खराब है, उसका मतलब क्या है कि आप डिसीजन भी गलत लोगे। तो सबसे पहले क्या ज़रूरत है
कि जो आपका वैल्यू सिस्टम है ना उसको सही बनाया जाए, ठीक है। तभी आप कह सकते हो कि वो जो आपका कोर्ट ऑफ कॉन्साइंस होगा वो कोर्ट ऑफ जो जस्टिस है उसको सुपरसीड करेगा, ठीक है। तभी आप कह सकते हो जब आपका कॉन्साइंस वेल एजुकेटेड होगा, तो उसी से आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो कि हमें वैल्यू सिस्टम को अच्छे से डेवलप करना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए, ठीक है, ताकि जो प्रॉपर एथिकल कॉम्पिटेंस है वो डेवलप हो सके, ठीक है। और जहाँ तक कोर्ट ऑफ लॉ की बात है, आप उनके लिए भी बोल सकते हो कि दे मस्ट इंश्योर जस्टिस टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। अभी काफ़ी कुछ देखने को मिला, राइट्स वगैरह हुए, सीए वगैरह हुआ, ठीक है, तो काफ़ी कुछ अभी देखने को मिलता है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, क्लियर हो गई ना, कोई इसमें इशू तो नहीं है ना किसी को। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और देखिए कोशिश करिए कि रिलेवेंट एग्जाम्पल दो, जैसे मैंने आपको रिक्यूजल वाला दिया, कोविड वाला दिया, डेली राइट्स वगैरह वाला दिया, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। तो किस तरह से कॉन्साइंस सुपरसीड करता है वो आप बता दो, ठीक है। और उसका जो निगेटिव जो पॉइंट है वो भी आपको एक्सप्लेन करना होगा और फिर उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। हो गई ये बात। अब आते हैं अगले वाले पे। ये केस स्टडी है, 20 मार्कर है, 250 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करना है। देखिए ये भी अभी काफ़ी मतलब देखा गया था न्यूज़ में, ये जो केस स्टडी है। रिसेंटली इंडिया विटनेस्ड प्रोटेस्ट बेस्ड ऑन अपोजिशन टू सम इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट। मतलब जो लोग हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। डिसेंट और डेमोक्रेसी में ये तो होता है, ये बात आपको तुरंत क्लिक करनी चाहिए यहाँ पे। मोस्ट ऑफ दीज प्रोटेस्ट दे आर पीसफुल, ठीक है, वो पीसफुल है। और देखो ये तो हमारा फंडामेंटल राइट भी है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, चीज़ों को लिंक करो जब आप पढ़ रहे हो। बट एट सम प्लेसेज दीज प्रोटेस्ट टर्न वायलेंट, लेकिन कहीं कहीं पे वायलेंस वगैरह हो रहा है, हिंसा हो रही है, और उससे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। अब देखो ये तो गलत बात है ना भाई, जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल होना चाहिए। अगर वो नहीं है, अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी को ख़त्म कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, तब तो फिर एक्शन होगा ना। तो वो चीज़ यहाँ पे है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो, ठीक है। फिर क्या पूछा गया है, इन सम प्लेसेज गवर्नमेंट, देखो क्या क्या गवर्नमेंट ने, अरेस्टेड फ्यू ऑफ द प्रोटेस्टर, कुछ को अरेस्ट कर लिया, फ्यू ऑफ द प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट कर लिया। तो भाई ये तो कर सकती है गवर्नमेंट, पुलिस कर सकती है। इम्पोज्ड हैवी फाइन्स ऑन देम, अब ये चीज़ तो गलत हो गई ना। इम्पोज्ड हैवी फाइन्स, उन पे काफ़ी हैवी फाइन्स इम्पोज कर दिया फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ये पहला पॉइंट है। इन केस दे कुड नॉट पे, अगर वो पे नहीं कर पा रहे हैं तो जो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको कन्फिस्केट कर लिया बाय द गवर्नमेंट टू पे फॉर द डैमेज डन टू द पब्लिक प्रॉपर्टी। ये दूसरा पॉइंट है कि अगर वो पे नहीं कर पा रहे हैं तो जो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको जब्त कर लिया, ठीक है, कन्फिस्केट कर लिया। उसके बाद क्या किया जा रहा है, कुछ गवर्नमेंट ऐसी हैं जिन्होंने पब्लिकली जो उनके फोटोग्राफ्स हैं, उनके जो नेम्स हैं, उनके जो एड्रेस हैं वो पब्लिश कर दिए। मतलब नेमिंग एंड शेमिंग, जो गलत काम कर रहे हैं वो चीज़ कर दी है, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है, कि गवर्नमेंट किस तरह से एक्ट किया। सबसे पहले तो उनको कुछ को तो अरेस्ट कर लिया, हैवी फाइन्स लगा दिए, जो फाइन्स पे नहीं कर पा रहे हैं उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी जब्त कर ली। इसके अलावा नेमिंग एंड शेमिंग, ये काम गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है। तो देखो इसमें आपको बताना है कि व्हाट आर द इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये जो आपको कहानी बताई है इसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस के इश्यूज कौन से हैं, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, एथिकल और लीगल प्रिंसिपल्स क्या हैं वो आपको बताने होंगे, विच मे बी कॉन्फ्लिक्टिंग, वो आपको बताने होंगे। और तीसरा क्या है कि इस तरह की परिस्थितियों में, इस तरह की सर्कमस्टांसेस में जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है वो किन प्रिंसिपल के बेसिस पे गाइड होना चाहिए, वो प्रिंसिपल्स आपको बताने होंगे, ठीक है। तो ये 3 पार्ट यहाँ पे पूछे गए हैं, तो देख लेते हैं। अब देखो इसमें सबसे बड़ा इशू क्या है, सबसे बड़ा इशू ये है कि इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। अगर कोई गिल्टी है तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा जुडिशरी। और फिर एज पर लॉ जो भी पनिशमेंट मिलती है, भले वो फाइन हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करना हो, या कुछ और भी कोई भी पनिशमेंट हो, भाई जेल में भेजना हो, तो ये जुडिशरी डिसाइड करेगी। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास ये पावर नहीं है, उसके पास ये पावर नहीं है, क्योंकि अगर ये पावर उसके पास हो तब तो देखिए फिर तो होता है ना कि अगर एक ही बंदे के पास सारी पावर आ जाएगी तब तो क्या होगा, वो तानाशाह हो जाएगा, ऑथोरिटेरियन बन जाएगा।
तो ये चीज़ यहाँ पे गलत होती हुई दिखाई दे रही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद ही डिसाइड कर ले रहा है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ठीक है, तो ये एक इशू है जिस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ये आपकी केस स्टडी में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसकी शुरुआत कैसे करोगे। देखिए, इंट्रोड्यूस करोगे, ये जो तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, पार्ट्स पूछे गए हैं, इनको एड्रेस करोगे और कंक्लूड कर दोगे। सिंपल सी बात है। अब देखिए, जहां तक इंट्रोडक्शन की बात है तो इसकी समरी आप बता दो कि ये जो केस स्टडी इसमें हो क्या रहा है। आप चाहें तो अभी रिसेंटली जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, भले ही वो फार्मर्स एजिटेशन हो रहा हो, CAA वाला हो रहा हो, उनके आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, और इसमें जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कुछ वायलेंस वगैरह भी देखी गई है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे शॉर्ट में लिख दो और जो गवर्नमेंट का एक्शन है उसको आप बता दो कि भाई गवर्नमेंट ने क्या किया है, नेमिंग शेमिंग वगैरह यहाँ पे की है। तो 3 से 4 लाइन में शॉर्ट में इसको बता दो, ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट के ऊपर, जहाँ पे पूछा गया है कि भाई पब्लिक इंपॉर्टेंस के क्या इश्यूज हैं। तो भाई देखो, सिंपल सी बात, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको डैमेज किया गया है। अब देखो, पब्लिक प्रॉपर्टी किसका पैसा लगा है, पब्लिक का लगा है, तो आप कौन होते हैं उसको डैमेज करने वाले, फिर से उसको बनाना पड़ेगा। किस पे बर्डन होगा, जो स्टेट है उस पर बर्डन होगा। वैसे ही इशू होते हैं, काफ़ी सारे बर्डन होते हैं, एक और बर्डन आ जाएगा। इस दौरान जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो उसका भी नुकसान होता है। ठीक है, तो भाई इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो वो आपको पता करना होगा सबसे पहले। तो ये एक इशू है पब्लिक इंपॉर्टेंस का कि भाई कौन वो बंदे हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। क्योंकि देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है लेकिन कुछ लोग वायलेंस भी कर रहे हैं, तो उनको पता करना, ठीक है, उसके जिम्मेदार कौन है, कितना नुकसान हुआ है, ये सब आपको पता करना होगा। ये पहला मुद्दा होगा पब्लिक इंपॉर्टेंस का। दूसरी बात देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। ठीक है, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन इस दौरान जो बाकी के लोग हैं, आप उनकी लाइफ का भी आपको ध्यान रखना होगा। आप उनको इनकन्वीनियंस आप कॉज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इनकन्वीनियंस आप कॉज नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखिए राइट्स के साथ ड्यूटीज भी आती हैं। तो ये हो जाएगा दूसरा इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस कि आपको एक बैलेंस क्रिएट करना होगा बिटवीन राइट ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट और जो दूसरे लोग हैं जो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, उन पे कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, जब भी क्राउड इकट्ठी होती है, तो वहां पे 2 इशू सामने आते हैं। सबसे पहला कि क्राउड को मैनेज करना है और दूसरा किसी तरह की वायलेंस ना हो। और ये जिम्मेदारी किसकी है, जो पुलिस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी जिम्मेदारी है। तो ये तीसरा इशू है पब्लिक इंपॉर्टेंस का कि भाई किसी भी तरह से ये जो प्रोटेस्ट है ये वायलेंट ना हो, जो भीड़ है आप उसको काबू में रखो, वरना कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देन फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, ठीक है, और आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, उस पर फाइन वगैरह लगा रहे हो, तो इसमें आपको जो लॉ है उसको फॉलो करना होगा। किसी भी तरह का सब्जेक्टिवनेस यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको डिसीजन लेने होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्थ इश्यू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लेना मेरे से यहीं पे। ठीक है, तो ये मुद्दे हैं इस केस स्टडी में। अब देखिए क्या पूछा गया है कि भाई क्या एथिकल इश्यूज हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और वही डिसाइड कर ले रहा है कि भाई ये 10 बंदे हैं जो इन्वॉल्व हैं और इन पे क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लो, फाइन लगा दो। तो आप पहले से ही मान के चल रहे हो कि भाई ये 10 लोग जो हैं गिल्टी हैं, जबकि ये काम किसका है, ये काम है जुडिशरी का। एक फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी आपको देनी होगी उन 10 लोगों को कि भाई वो ये बताएं कि भाई हम इन्वॉल्व नहीं थे। ठीक है, क्योंकि अगर 10 में से एक भी बंदा ऐसा है जो इन्वॉल्व नहीं था और उसके साथ आपने ये सब कर दिया, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी आपने जब्त कर ली, उसके पूरे फोटो लगा दिए, उसका नाम लगा दिया, उसका एड्रेस बता दिया, तो देखिए उसकी रेपुटेशन पे क्या होगा, उसको फाइनेंशियल लॉस कितने होंगे। तो देखिए इसीलिए हमारे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास अलग पावर है और जो जुडिशरी है उसके पास अलग पावर है, और किसी भी एक ऑर्गन में सारी पावर नहीं डाली गई है। ठीक है, अब देखो अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही फाइनल अथॉरिटी हो गया डिसाइड करने के लिए, तब तो फिर कहानी दूसरी हो जाएगी। तब तो जो पुलिस है उसको फुल पावर मिल जाएगी। ठीक है, वो लोग क्या करेंगे कि यार जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये सब तो क्रिमिनल हैं,
जबकि प्रोटेस्ट करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है। तो ये सारी पावर्स आप नहीं दे सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये इसमें एथिकल इश्यूज हैं। इसके बाद देखिए, डैमेज हुआ है पब्लिक प्रॉपर्टी का कहा गया है, लेकिन वो किन लोगों ने किया है? अगर केवल पुलिस ही इसको डिसाइड करेगी, अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसको डिसाइड करेगा, तब तो उसमें सब्जेक्टिवनेस आ सकती है ना, इसीलिए बनाया गया जुडिशरी, ठीक है। क्योंकि देखिए, ऐसा हो सकता है कि जो वीडियो क्लिप आपके सामने है वो डॉक्टर्ड हो, वो टेम्पर्ड हो, कोई गलत फैक्ट आपको बताए गए हैं, हो सकता है पुलिस किसी पर्टिकुलर बंदे को या कम्युनिटी को टारगेट कर रही है, हो सकता है, तो इसीलिए जुडिशरी बनाई गई है, ठीक है। तो आइडेंटिटी को आपको कंफर्म करना होगा, इसके लिए पूरा प्रोसेस है, तो पूरा फेयर ट्रायल वगैरह यहाँ पे होना चाहिए, दोनों लोगों को पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, दोनों पक्षों को, दोनों जो पार्टीज हैं कि वो अपने 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 पॉइंट्स ऑफ व्यू यहाँ पे रखें। तो ये एथिकल इशू यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और क्या है, देखिए आपने क्या किया है, उनके नाम लगा दिए हर जगह, नेमिंग शेमिंग कर दी, उनका नाम उनका एड्रेस सब लगा दिया, तो भाई ये तो प्राइवेसी के अगेंस्ट है ना, और ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, देखिए इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, तो देखिए उम्मीद की जाती है पुलिस से, उम्मीद की जाती है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो लोगों से विद रिस्पेक्ट, विद कर्टसी उनके साथ एक्ट करें, ठीक है। तो फोर्स का यूज कम से कम होना चाहिए, तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट हैं। तो ये तमाम एथिकल इश्यूज हैं जो इस केस में इन्वॉल्व हैं। अब और क्या पार्ट पूछा गया है, वो ये कि कौन से प्रिंसिपल हमको फॉलो करने चाहिए। तो देखिए प्रिंसिपल तो आपके सामने है। देखिए डिसेंट क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी को और अच्छा बनाता है, वाइब्रेंट बनाता है, उसकी पहचान है। तो देखिए अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है तो उसको करने देना चाहिए, बशर्ते वो पीसफुल हो, और उनको एक अलग एरिया प्रोवाइड कर दो कि भाई ये ग्राउंड है, यहीं पे जिसको प्रोटेस्ट करना है वो कर लो, ठीक है। बाकी लोगों को इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखिए जब आप इस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं कि भाई कितना प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, किसने किया है, तो उसमें जो लॉ है उसको फॉलो करना चाहिए, जुडिशरी को इन्वॉल्व करना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी आपको रखनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप मोटिवेटेड माइंड से एक्ट कर रहे हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एम्पैथी एंड कंपैशन, ये तो कभी भी जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारा पुलिस है, उसको नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। एम्पैथी एंड कंपैशन, देखिए जो गिल्टी नहीं है, ठीक है, तो उसको किसी भी तरह की परेशानी आपको कॉज नहीं करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हो जाएंगे। अब इसके बाद आप कंक्लूड कर दो। देखिए यहाँ पे हमने केवल एक पॉइंट रखा है कि जो गवर्नमेंट है उसमें क्या दिक्कत है। अब कंक्लूजन में आप दूसरी साइड बता दो कि जो सिटीजन्स हैं उनको क्या करना चाहिए। भाई जब वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो किसी भी तरह से वायलेंस वगैरह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए आर्टिकल 19 की हम बात कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट, लेकिन आर्टिकल 51A इसकी भी तो हमको बात करनी होगी। फंडामेंटल ड्यूटी वो क्या है, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जूर वायलेंस। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी तरह से जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान ना हो, हम उसको सेफ गार्ड करें और वायलेंस वगैरह में इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए सिटीजन। तो इससे आप कंक्लूड कर सकते हो जाएगा ना। अब क्या करते हैं, अब आते हैं दूसरे पार्ट पे जहाँ पे हम लर्नर की आंसर शीट को देखते हैं, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो इन्होंने महात्मा गांधी से स्टार्ट किया है, सही बात है। इट मीन्स दैट अ पर्सन्स, अब देखो ये क्या लिखा है, बेसिकली ये मोरल है बट बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, तो सही से लिखो, आपके जो अल्फाबेट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग दैट इज कॉन्साइंस लाइज अबव ऑल मैन मेड सिस्टम ऑफ लीगल जस्टिस। अब देखो ये जो आपका सेंटेंस है ना, ये अधूरा है। यहाँ पे ये कि जो आपका कॉन्साइंस है ना वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था चोर वाला, ठीक है, तो सेंटेंस आपका प्रॉपर यहाँ पे होना चाहिए। फिर आपने बताया कि इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इट इज़ वेरी रिलेवेंट एंड एप्लीकेबल, जैसे कि क्राइम रेट्स वगैरह बढ़ रही, तो ये एग्जांपल आपने सही दिए हैं। लेकिन देखिए आपने यहाँ पे क्राइम रेट की बात की, यहाँ पे सिविल प्रॉब्लम्स की बात की, ठीक है, देन आपने डिक्रीजिंग सेंसिटिविटी टूवर्ड्स नेचर की बात की, तो आपने एग्जांपल्स दिए, उनको काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है, काफ़ी बड़ा आपने एक्सप्लेन किया है। दस इन प्रेजेंट डे सिचुएशन विद मिलियंस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग, delayed judgments and burdened courts, the court of conscience needs to emphasize over careful upbringing of children। आप सोल्यूशन यहाँ पे दे रहे हो,
अब देखो आपने केवल एक ही डायमेंशन में फोकस किया है कि भाई इसका यूज कहाँ हो सकता है, लेकिन आपने एनालिसिस बहुत कम किया है। कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, क्या उसमें इश्यूज हैं, ये भी तो बताओ। पहली बात, किस तरह से जो कोर्ट ऑफ कॉन्साइंस से इसका स्कोप ज़्यादा होता है, ये आपको बताना होगा। ये सब चीज़ें आपने नहीं बताई हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से एनालिसिस करना होगा, जो निगेटिव एस्पेक्ट हैं वो भी आपको हाईलाइट करने होंगे। किस तरह से स्कोप ज़्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है ये भी तो आपको बतानी होगी, क्योंकि वहाँ पर लूप होल्स हो सकते हैं। यहाँ पे लूप होल नहीं है, क्योंकि आप खुद से तो झूठ बोल ही नहीं सकते हो। तो एनालिसिस की कमी मुझे यहाँ पे लगी, कुछ डायमेंशंस आपने मिस कर दी हैं, केवल एक ही डायमेंशन पे आपने यहाँ पे फोकस किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा और सोचिए, एग्जामिन करो, अलग अलग पॉइंट्स आपके माइंड में आएंगे, फिर उनको लिखो, कुछ एग्जाम्पल्स दो अच्छे अच्छे जो रिलेवेंट हो, ठीक है। इस तरह से आपको एक्ट करना होगा। अब आते हैं केस स्टडी पे। रिसेंटली पार्लियामेंट पास CAA एंड फार्म लॉज, ये बात सही है, एंड मैसिव प्रोटेस्ट वगैरह हो गया, जिसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि प्रॉपर्टी का को डैमेज भी हुआ है, रोड्स को ब्लॉक वगैरह किया गया है, तो ये पूरा एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या बताया कि इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस टू इंश्योर पीसफुल प्रोटेस्ट। अब यार पीसफुल प्रोटेस्ट आपको इंश्योर करना है, ठीक है, ये बात आपने लिखी, क्योंकि इससे लॉ एंड ऑर्डर इशू क्रिएट हो सकता है। चलो भैया अच्छा पॉइंट है। फिर क्या लिखा है कि टू नॉट इंटरप्टिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर फैसिलिटीज, तो ठीक है, वो आप बैलेंस बनाने की बात यहाँ पे कर सकते हो। टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, अब देखो यार ये पॉइंट न भी लिखो तो चलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं बताया गया है कि वो जो प्रोटेस्ट है उसमें वुमेन शामिल हैं, उसमें चिल्ड्रन शामिल हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया है, तो इनको लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। टू नॉट डैमेज एनी पब्लिक प्रॉपर्टी, ये बात सही है, लेकिन देखिए इशू क्या है, इशू ये है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो चुकी है, ठीक है, वो डैमेज हो चुकी है। अब आप लिख रहे हो कि डैमेज मत करो, ठीक है, वो तो डैमेज हो गई है, अब क्या करना है ये आपको बताना है ना। तो वो चीज़ ये है कि अब जो डैमेज हो गई है वो किसने की है, वो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू है, ठीक है। फिर आप बता रहे हो एथिकल प्रिंसिपल्स। देखो एथिकल प्रिंसिपल्स क्या है कि मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ये तो आप पहले ही लिख दिया ना अपने आप पे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो क्यों पॉइंट को रिपीट कर रहे हो, ठीक है, ऐसा मत करो। फिर आपने क्या बताया है, सेफ्टी ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, फिर से आप पॉइंट को रिपीट कर रहे हो, ठीक है, ये तो यहाँ पे लिखना ही नहीं है। कौन से इश्यूज हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि भाई आप पहले से ही मान के चल रहे हो कि जो पब्लिक है वो गिल्टी है, आपको ने जो ड्यू प्रोसेस है, जो रूल ऑफ लॉ है उसको फॉलो नहीं किया है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। फिर आप क्या बता रहे हो, अरेस्टिंग इम्पासिंग फाइन्स ऑन द बेसिस ऑफ वायलेंस। देखो यार ये चीज़ पूछी नहीं गई है ना, आप समझे क्वेश्चन की डिमांड को, इसीलिए मैंने कहा था कि जब भी केस स्टडी है तो 2 से 3 बार पढ़ो, ताकि आपको पता चले कि क्या चीज़ गलत हो रही है, ठीक है। तो गलत ये था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसी ने डिसाइड कर लिया कि ये लोग गलत हैं, ठीक है, मेन चीज़ वो थी। फिर क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सोवेनिटी ऑफ पीपल, टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सोवेनिटी ऑफ पीपल। फिर क्या लिखा है आपने, टू फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम और एटलीस्ट टू लिसन देयर प्रॉब्लम्स, नो पनिशमेंट ऑन पीसफुल प्रोटेस्ट एज इट इज अनलॉफुल। अब यार देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो केस स्टडी आपको दी हुई है, इसके बेसिस पे आपको गाइडिंग प्रिंसिपल बताने हैं। इशू क्या है कि पुलिस अपने आप से एक्ट कर रही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने आप से एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव होना है, आपको सब्जेक्टिव नहीं होना है। तो वो सब बातें यहाँ पे आनी चाहिए ना कि गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होनी चाहिए, कि आपको फैक्ट के बेसिस पे डिसाइड करना होगा, ठीक है। जो पीसफुल प्रोटेस्ट हैं वो भी होने चाहिए, लेकिन उनको आपको स्पेस देना होगा कि कहाँ पे होने चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को इनकन्वीनियंस कॉज ना हो। तो ये सब बातें यहाँ पे आनी चाहिए जो यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। आपने पॉइंट्स लिखे हैं लेकिन रिलेवेंट पॉइंट काफ़ी कम है। फिर क्या लिखा है कि प्रोटेस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो पीसफुल प्रोटेस्ट। तो देखो ये बार बार आप एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हो, ये आपने काफ़ी बार पहले भी लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से बार बार पॉइंट्स को रिपीट मत करो। कीप इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल अंटिल इट इज़ रिक्वायर्ड। भाई कौन से इंफॉर्मेशन,
ये आपको बताना होगा ना कि भाई कौन सी इंफॉर्मेशन की आप बात कर रहे हो और क्यों उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी है। तो जो डिमांड है ना वो आपने छोड़ दी है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूँ। फिर आपने कंक्लूड किया है कि ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब का ध्यान रखना चाहिए राइट्स के साथ साथ। तो ये काफ़ी अच्छे से आपने कंक्लूड तो किया है, लेकिन जो आपका कोर पार्ट है ना उसमें काफ़ी इश्यूज हैं। जो डिमांड है आप उसको नहीं समझ पाए हो, मेन डिमांड को आपने मिस कर दिया, और इस वजह से क्या है ना कि आपको मार्क्स कम मिलेंगे। तो जो कॉन्टेक्स्ट है ना उसको अच्छे से समझो, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो, क्या पूछा गया है इसको समझो, और उसके बाद आपको आंसर लिखना होगा। और पॉइंट्स को भाई रिपीट मत करो, एक ही पॉइंट आप बार बार रिपीट कर रहे हो, ठीक है। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। इसी के साथ जो हमारा सेशन है इसको हम कंक्लूड करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉरवर्ड करो, ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।